तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बना लिया था ब्रेक के पहले अभी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत आसान क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जितना लेंदी नहीं रहेगा, फटाफट से इसका आंसर आ जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको रीड करना स्टार्ट करो। मेसर्स रोली लिमिटेड wants to acquire मेसर्स पॉली लिमिटेड। The following is the balance sheet of Poly Limited as on 31st of March 2020। तो यहां पर अक्वायरिंग कंपनी कौन सी है, रोली लिमिटेड, और टारगेट कंपनी कौन सी है, पॉली लिमिटेड। और आपको पॉली लिमिटेड जो है, ठीक है, टारगेट कंपनी जो है उसका आपको बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स है 3 लाख, 12% डिबेंचर्स 3 लाख, और क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटी है 3,20,000। असेट्स में देखो क्या क्या है, कैश है 20,000 का, डेटर्स 50,000, इन्वेंट्रीज 2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी 16,50,000। आगे रीड करना। शेयर होल्डर्स ऑफ पॉली लिमिटेड विल गेट 1 शेयर ऑफ रॉली लिमिटेड एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹20 फॉर एवरी 2 शेयर्स। यहां पर देखो आपको स्वैप रेशियो दिया है, ध्यान से पढ़ो, आपको लाइन को आपको समझ में आ जाएगा कि स्वैप रेशियो क्या है। शेयर होल्डर्स ऑफ पॉली लिमिटेड विल गेट 1 शेयर ऑफ रॉली लिमिटेड एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹20 फॉर एवरी 2 शेयर्स। यहां पर स्वैप रेशियो जो है वो क्या है, 1:2 है, या फिर आप बोल सकते हो 0.5 है। ठीक है, अगर आपके पास में 2 शेयर्स है पॉली लिमिटेड के, तो उसके बदले में क्या होगा, आपको 1 शेयर मिल जाएगा रॉली लिमिटेड का। ठीक है, आगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। ठीक है, sundry debtors and inventories are expected to realize ₹2 lakh। आगे पॉली लिमिटेड विल रन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। मर्जर के बाद भी पॉली लिमिटेड जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ही काम करेगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹4 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो आने वाले 6 साल में जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा, 4 लाख रुपए का रहेगा। तो आपकी एन्यूटी बनेगी, हर साल जो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, 4-4 लाख रुपए का रहेगा, और ऐसे 6 साल तक रहेगा। आपकी एन्यूटी बन जाएगी, उस एन्यूटी का हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। Assume the disposal value of the plant after 6 year will be ₹1,50,000। और 6 ईयर्स के एंड में जो है आपको एक रेसिडियल वैल्यू भी दे रखा है, कितना, 1,50,000। उसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और बाद में उन दोनों को हम ऐड भी करेंगे। आगे देखो, पॉली लिमिटेड रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 14%। डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो कितना है, 14% है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है आपको पहले 6 साल के वो दे रखे हैं। एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि रॉली लिमिटेड ने जो है पॉली लिमिटेड को अक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब बताना इस क्वेश्चन को जो हम कैसे पूरा बनाएंगे। जो चीज हम पहले कर सकते हैं उसको फटाफट से कर लो। ठीक है, यहां पर देखो 4 लाख रुपए का जो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स रहेगा। ठीक है, आने वाले 6 साल तक। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 4 लाख का, सेकंड ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 4 लाख का, थर्ड ईयर भी सेम, और ये कब तक होगा, 6 साल तक होगा। ये आपका पूरा एन्यूटी बनेगा। इस एन्यूटी का हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। और 6th ईयर के एंड में जो है रेसिडियल वैल्यू भी आपको दिया है, कितना है, 1.5 लाख, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से क्या करो, ये सब क्या है, कैश इनफ्लोज है। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, कैश इनफ्लोज रहेंगे। आप क्या करो, जो भी कैश इनफ्लोज होने वाले उन सभी का आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू एक बार फाइंड कर लो। ठीक है, जो चीज हो सकती है, मतलब जो चीज आप निकाल सकते हो उसको फटाफट से आपने निकालते जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जो है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। डिस्काउंटिंग का रेट आपको दे रखा है, कितना है, 14% है, और एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 6। एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 6, प्लस रेसिडियल वैल्यू कितना है, यहां पर 1,50,000 है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर 14%, 6। ठीक है, अब देखना 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 14% कॉमा 6 जो है क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक के, इन सभी का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675 प्लस 0.592 प्लस 0.519 प्लस 0.456 कितना आ रहा है, 3.888 आ रहा है, सभी का आ गया, ठीक है। 3.888 प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 6th ईयर का 0.456 है। इसे आप कैलकुलेट कर लो और बताओ कितना आ रहा है। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.888 ये करने पे आ गया 15,55,200 प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.456 जो है ये करने पे कितना आ रहा है 68,400। और इन दोनों को जब आप ऐड कर ले रहे हो कितना आ रहा है देख लो, ये आ रहा है 16,23,600, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 16,23,600 आ गया है। यहां तक समझ में आ गया है पूरा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, समझ गया। तो हमने क्या करा, जो भी कैश इनफ्लोज होने वाले थे, ठीक है, अभी आने वाले 6 साल में, उनका हमने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया और उसको हमने ऐड भी कर लिया। कितना आ रहा है 16,23,600 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो हम होगा जो वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हम ये पूरा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ कि हम मतलब कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कर रहे हैं, पूरा रॉली लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर रॉली लिमिटेड जो है, अगर जो है रॉली लिमिटेड पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लेती है तो उस वजह से क्या होगा, आने वाले 6 साल तक अगर रॉली लिमिटेड पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लेती है तो आने वाले 6 साल तक हर साल जो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, 4 लाख रुपए का रहेगा। और साथ ही में क्या होगा, 6th ईयर के एंड में जो आपको रेसिडुअल वैल्यू दिया था 1,50,000 का, ठीक है। तो ये सब क्या रहेगा, कैश इनफ्लो रहेगा रॉली लिमिटेड के लिए। रॉली लिमिटेड ने पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लिया तो क्या होगा, ये जो भी 4 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है, ये जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है हर साल का 4 लाख रुपए का, इसके ऊपर किसका हक रहने वाला है, रॉली लिमिटेड का हक रहने वाला है। और 6th ईयर के एंड में जो 1,50,000 रुपए मिलेगा उसके ऊपर भी किसका हक रहेगा, रॉली लिमिटेड का। तो ये सब क्या है, रॉली लिमिटेड के लिए एक तरीके से कैश इनफ्लो है। हमने क्या करा, इन सभी कैश इनफ्लोज का क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया और क्या करा, उनको हमने ऐड भी कर दिया। तो कितना आ गया हमारा 16,23,600 आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कितना कैश का आउटफ्लो होगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखना इनिशियल कैश आउटफ्लो वो हम निकाल रहे हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अभी मैं जो जो चीजें पूछूंगा ना उसका आंसर एकदम सोच समझ के देते जाओ। रॉली लिमिटेड को जो है पूरे मिला के कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, वो जो अक्वायरिंग कंपनी रॉली लिमिटेड उसको कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कि पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा। यहां पर जो एक्सचेंज रेशियो है, स्वैप रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। और आपको एक और चीज देखो दे रखी है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है पॉली लिमिटेड का, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना है, 10 लाख है, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10 है। तो आप सबसे पहले तो ये निकाल लो कि पॉली लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, पॉली लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो क्या होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करना, कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पॉली लिमिटेड के पूरे मिला के 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और स्वैप रेशियो 1:2। तो रॉली लिमिटेड के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, 1:2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करने पे क्या होगा, 50,000 आएगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब रॉली लिमिटेड अपने 50,000 शेयर्स इश्यू कर रही है पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, और हर एक शेयर की कीमत कितनी है, हर एक शेयर की कीमत कितनी है, 20 रुपए। करंट मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स का, 20 रुपए, ठीक है। तो रॉली लिमिटेड अपने जो 50,000 शेयर्स दे रही है पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, उनका वैल्यू क्या रहेगा, उनका वैल्यू क्या रहेगा,
50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 जो है ये करने पे कितना आएगा? 10 लाख आ जाएगा। यही 50,000 शेयर्स अगर रॉली लिमिटेड मार्केट में क्या करती थी? निकालती थी। ठीक है, तो क्या होता था? रॉली लिमिटेड को 50,000 शेयर्स बेच के कितना रुपया आता था? 10 लाख रुपया आता था। बट रॉली लिमिटेड ने क्या करा? ये 50,000 शेयर्स किसको दिया? पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दिया, और उसके बदले में उसको कुछ भी कैश मिल रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा? ये 10 लाख रुपए का जो कैश है क्या है? फोरगॉन है। तो एक तरीके से क्या होगा? ये कैश आउटफ्लो रहेगा। ठीक है, मार्केट में ये 50,000 शेयर्स बेच के रॉली लिमिटेड 10 लाख रुपए का कैश इनफ्लो कर सकती थी, बट वो नहीं कर पा रही है। तो उसने क्या करा? रॉली लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दिया। ठीक है, तो और उसके बदले में उसको कुछ भी कैश मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब रॉली लिमिटेड पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है? शेयर्स इश्यू कर रही है, तो उनको रॉली लिमिटेड को क्या कुछ भी कैश मिल रहा है क्या उसके पास से? नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको 10 लाख रुपए जो मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहे, तो ये आपका कैश फोरगॉन है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? कैश आउटफ्लो जैसा ट्रीट करोगे। लिखो सबसे पहली चीज। ठीक है, सबसे पहला चीज लिख देना, इनिशियल कैश आउटफ्लो में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स issued to shareholders of Poly Limited। तो कैसे निकाला? पहले हमने ये चीज निकाला कि पॉली लिमिटेड के जो है पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, जो कि कितना आया? 1 लाख। ये पॉली लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये फेस वैल्यू पर शेयर है। तो पॉली लिमिटेड के पूरे मिला के 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। स्वैप रेशो क्या है? 1:2 है, तो उसका 1/2 ऐसा लिख सकते हो, या फिर 0.5 लिख दो। और एक शेयर की कीमत कितनी है? 20 रुपए। ठीक है, ये जब आप करोगे तो क्या होगा? 50,000 आएगा, और 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 जब आप कर दोगे तो क्या होगा? 10 लाख आ जाएगा। यहां तक कुछ भी डाउट? ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना कि 10 लाख रुपीज को जो है हम कैश आउटफ्लो क्यों बोल रहे हैं? वो मैंने आपको पूरा अभी ओरली एक्सप्लेन किया था कि 10 लाख रुपीज को जो हम कैश आउटफ्लो क्यों बोल रहे हैं। आपको तो लगेगा कि यहां पर तो कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, क्योंकि रॉली लिमिटेड ने तो क्या करा? सिर्फ अपने शेयर्स ही तो दिए पॉली लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, कैश आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं। हुआ है, क्योंकि अगर यही शेयर्स मार्केट में बेचते थे तो 10 लाख रुपए आ सकते थे, अब वो नहीं आ रहे, इस वजह से क्या हो गया? कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, और क्या क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है बताना, और क्या क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको पूरा पढ़ो। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। तो पॉली लिमिटेड की एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने की है? 3,20,000 की है। पॉली लिमिटेड की जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो कितने की है? 3,20,000 की है। हाँ या ना? ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में और कुछ आएगा क्या? 12% डिबेंचर्स भी आएगा, दो चीजें आएगी। ठीक है, 12% डिबेंचर्स, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा, और क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटी जो है ये भी क्या होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। तो पॉली लिमिटेड की पूरी मिला के जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो कितने की है? 6,20,000 की है। 3 लाख प्लस 3,20,000 कितने की है? 6,20,000 की है। अब पॉली लिमिटेड की जो लायबिलिटी है, पॉली लिमिटेड की जो लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो कौन सेटल कर रहा है? रॉली लिमिटेड सेटल करेगी। ठीक है, जैसे ही रॉली लिमिटेड क्या कर रही है? पॉली लिमिटेड को अक्वायर करेगी, उस वजह से क्या होगा? जो पॉली लिमिटेड की लायबिलिटीज है, ठीक है, वो भी किसको सेटल करना पड़ेगा? रॉली लिमिटेड को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने की है? पॉली लिमिटेड की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है कितने की? 6,20,000 की है। और जब उसका सेटलमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूरा मिला के बताना कितना रुपया देना पड़ेगा? जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर रहे हैं तो पूरा मिला के कितना रुपया देना पड़ेगा? 6,20,000 माइनस 20,000, यानी कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, यहां पर देखो और एक चीज आ गई, यहां पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये भी क्या है? कैश का आउटफ्लो ही है। कैश आउटफ्लो ऑन सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, कैसे निकाला हमने? पहले तो हमने क्या करा? पूरा मिला के जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो निकाल लिया। तो कितना है? 3 लाख प्लस 3,20,000, 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स है और 3,20,000 के वो क्रेडिटर्स और दूसरी लायबिलिटी है। और जब सेटलमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है।
तो पूरा मिला के जो कैश का आउटफ्लो होगा सेटलमेंट के वक्त वो कितना होगा, 6 लाख रुपए का होगा। करेक्ट है अर्पिता? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आगे सन्ड्री डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹2 लाख। अब जो पॉली लिमिटेड के असेट्स थे, करंट असेट्स थे, उसके ऊपर किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का। जैसे ही रॉली लिमिटेड ने क्या करा, पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, तो जो पॉली लिमिटेड के करंट असेट्स थे, ठीक है, डेटर्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, उसके ऊपर किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट असेट्स है, ये जो करंट असेट्स है, इनको जब बेच रहे हैं मार्केट में, कितना रुपया आ रहा है, 20,000 रुपया। कितना आ रहा है, देखो 20,000 नहीं, 2 लाख रुपया आ रहा है। ये वाला लाइन पढ़ लो, सन्ड्री डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज कितना, 2 लाख रुपीज। डेटर्स और इन्वेंट्रीज जो है, ठीक है, ये क्या है, पॉली लिमिटेड के करंट असेट्स है। बट जैसे ही रॉली लिमिटेड पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लेगी, तो इन असेट्स के ऊपर भी किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का आ जाएगा। और वो क्या करेगी, इन असेट्स को क्या करेगी, बेच देगी। ठीक है, मतलब जो भी स्टॉक पड़ा है उसको बेच देगी, और जो डेटर्स उनके पास से क्या करेगी, पैसा कलेक्ट कर लेगी। तो पूरा मिला के जो है कितना रुपया आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है। तो ये कैश इनफ्लो है, ये क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो है। एट ए टाइम t = 0 जो है क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स एंड इन्वेंट्री, कितना है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। और एक और चीज लेस करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ, एक और चीज लेस करना पड़ेगा कि नहीं। ये जो कैश दिख रहा है 20,000 का, ठीक है, पॉली लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो कैश दिख रहा है 20,000 का, इसके ऊपर भी किसका हक रहेगा। ये जो 20,000 का कैश दिख रहा है पॉली लिमिटेड की बैलेंस शीट में, इसके ऊपर भी किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, 10 लाख प्लस 6 लाख, कितना हो गया, 16 लाख। 16 लाख माइनस 2 लाख करने पे कितना हो गया, 14 लाख। 14 लाख माइनस 20,000 जो है करने पे कितना आ रहा है, 13,80,000। 13,80,000 समझ में आ गया, 13,80,000। ठीक है, और देखो अब ये जो पॉली लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी थी, इसको क्या हो रहा है, रॉली लिमिटेड जो है अपना चला रही है। जो पॉली लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी थी उसको क्या हो रहा है, रॉली लिमिटेड चला रही है, और उससे जो है हर साल कितना कैश इनफ्लो हो रहा था, 4 लाख रुपए का। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर रही है, चला रही है, तो उससे क्या होगा, गुड्स बनेंगे, वो गुड्स बेच के जो है क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो हर साल जो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए का हो रहा है। और ऐसा कितने साल तक हो रहा है, 6 साल तक। ठीक है, तो ये कैश इनफ्लो रहेगा। और जब 6 ईयर पूरे खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, जब पूरे 6 ईयर्स खत्म हो जा रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या होगा, भंगार में निकाल देंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, 1.5 लाख रुपए और आ रहा है। ठीक है, तो ये रेसिडियल वैल्यू था 1.5 लाख रुपए, तो ये भी क्या होगा, कैश इनफ्लो रहेगा। तो उसका हमने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज कितना है हमारा, 16,23,600 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एनपीवी निकाल रहे हैं। एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, कितना आ रहा है देख लो, 16,23,600 माइनस 13,80,000, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है कितना, 2,43,600। ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव आया तो आप क्या बोलोगे कि रॉली लिमिटेड ने जो क्या करना चाहिए, पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एनपीवी जो है क्या हुआ, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन क्या देंगे कि रॉली लिमिटेड ने पॉली लिमिटेड को अक्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि हमने कैश क्यों लिया। ठीक है, कैश क्यों लिया, ये जो पॉली लिमिटेड का 20,000 कैश था, उसके ऊपर भी किसका हक आएगा बताना। जो पॉली लिमिटेड का 20,000 कैश था, उसके ऊपर भी किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का आ जाएगा। जैसे देखो डेटर्स और इन्वेंट्री जो है, इसको जब रियलाइज कर रहे हैं, डेटर्स और इन्वेंट्री को जब हम रियलाइज कर रहे हैं, तो पूरा मिला के कितना रुपया आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है। वैसे ही कैश भी तो क्या है,
पॉली लिमिटेड का करंट एसेट्स है, अब जो है किसका हो जाएगा, रॉली लिमिटेड का हो जाएगा। ये 20,000 के ऊपर भी किसका हक आ जाएगा, रॉली लिमिटेड का आ जाएगा। तो पूरा मिला के कितना होगा, देखो 2 लाख और ये 20,000, कितना हो गया, 2,20,000। समझ गया, ठीक है। या फिर देखो मैं आपको दूसरे तरीके से और बताता हूं, ये वाली चीज मत लो, ये वाली चीज मत लो। कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, 10 लाख प्लस 6 लाख, कितना हो गया, 16 लाख। ठीक है, अब देखो कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, 16 लाख रुपीस का हो रहा है, 10 लाख और ये 6 लाख, कितना हो गया, 16 लाख। ठीक है, बट देखो 2 लाख रुपए तो क्या हो रहा है, डेटर्स और इन्वेंट्रीज से आ जा रहे हैं। ठीक है, जब हम डेटर्स और इन्वेंट्रीज को रियलाइज कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए वैसे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है नेट में कैश का आउटफ्लो कितने का हो रहा है, 14 लाख का हो रहा है। ये 16 लाख में से भी क्या हुआ, 2 लाख कम कर दे रहे हम। ठीक है, 10 लाख रुपए ये कैश का आउटफ्लो है, 6 लाख रुपए ये कैश का आउटफ्लो है। तो अगर पूरा मिला के मैं आपको कैश का आउटफ्लो पूछ रहा हूं, ग्रॉस कैश आउटफ्लो, ठीक है, तो कितना रहेगा, 16 लाख रहेगा। ठीक है, बट 2 लाख रुपए आ जा रहे हैं, रॉली लिमिटेड के एसेट्स बेच के नहीं आ रही है 2 लाख रुपए। रॉली लिमिटेड ने जो पॉली लिमिटेड को अक्वायर किया था, ठीक है, उसके एसेट्स बेच के क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, रॉली लिमिटेड को अपनी जेब से 16 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 16 लाख में से 2 लाख कम कर दो तो कितना देना पड़ेगा, 14 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में पॉली लिमिटेड के पास में जो 20,000 कैश पड़ा था वो भी किसका हो गया, अब रॉली लिमिटेड का हो गया। ठीक है, तो अब 14 लाख भी देने की जरूरत नहीं है, रॉली लिमिटेड को अपनी जेब से 14 लाख भी देने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, 20,000 और कम देना है, कितना देना पड़ेगा, 13,80,000 देना पड़ेगा। समझ गया, ओके। तो यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, एनपीवी पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, रॉली लिमिटेड जो है शुड अक्वायर पॉली लिमिटेड एज एनपीवी इज पॉजिटिव, रॉली लिमिटेड शुड अक्वायर पॉली लिमिटेड। समझ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से रीड करना स्टार्ट करो। जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसको फटाफट से रीड करना स्टार्ट कर दो। ICL is proposing to take over SVL with an objective to diversify. ICL's profit after tax has grown at the rate of 18% per annum and SVL's profit after tax is grown at the rate of 15% per annum. Both the companies pay dividend regularly. जितना अभी तक हमने रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आई कि जो ICL है वो क्या है, अक्वायरिंग कंपनी है, और जो SVL है वो क्या है, टारगेट कंपनी है। ठीक है, ICL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो क्या हो रहा है, 18% पर एनम से ग्रो कर रहा है, और SVL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है क्या हो रहा है, 15% पर एनम से ग्रो कर रहा है। और दोनों ही कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। द समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर एज फॉलोज। तो यहां पर देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है दोनों ही कंपनीज का, और बाद में आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है कि दोनों कंपनीज की आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। ठीक है, नीचे जो है उसको रीड कर दें। हाँ, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया है, दोनों कंपनीज का समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, दोनों कंपनीज का जो है बैलेंस शीट भी दे रखा है, और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वही भी दोनों कंपनीज का दे रखा है। आगे, ICL's land and buildings are stated at current price. ठीक है, ICL's land and buildings are stated at current price. आगे, SVL's land and buildings are revalued 3 years ago. ठीक है, तो जो अक्वायरिंग कंपनी है, ध्यान से सुनना, जो अक्वायरिंग कंपनी है ICL, उसके तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, करंट प्राइसेस पे दिख रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में जो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है इतने भी क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। पर जो टारगेट कंपनी है SVL, ठीक है, उसका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो करंट प्राइसेस पे नहीं दिख रहा है, उसका रिवैल्यूएशन जो है आज से 3 साल पहले हुआ था, और वो जब प्राइस आई थी उस पर ही वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो करंट प्राइसेस पे अभी नहीं दिख रहे। आगे, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन जो 3 साल पहले हुआ था ना, और ये
3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान जो है लैंड एंड बिल्डिंग की जो कीमत है वो क्या हुआ है, 30% से बढ़ी है। ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख रहा हूं, SVL is expected to grow at the rate of 18% each year after merger। ठीक है, देखो मर्जर के पहले SVL जो है क्या रेट से ग्रो कर रही थी, 15% से। मर्जर के पहले टारगेट कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, SVL का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो क्या रेट से ग्रो कर रहा था, 15% पर एनम से। बट ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मर्जर के बाद जो है SVL जो है क्या रेट से ग्रो करेगी, एट द रेट ऑफ 18% ईच ईयर। ठीक है, आगे रीड करो। ICL's management wants to determine the premium on the shares over the current market price which can be paid on the acquisition of SVL। You are required to determine the premium using कौन सी मेथड बोले, देखो, net worth adjusted for the current value of land and building plus the estimated average profit after tax for the next 5 years। पहला पार्ट जो है ना इसको ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर जो है क्या करना है हमें, नेटवर्थ जो है, ठीक है, जो टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी कौन सी है, SVL, उसका जो नेटवर्थ है ना उसे हमें एडजस्ट करना है फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था तो ये चीजें हमें दिख भी गई थी। SVL का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो करंट प्राइसेस पे नहीं दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, 3 साल पहले जब रिवैल्यू किया था वो वाले प्राइस पे ही दिख रहा है। तो उसको हमें क्या करना है, उसका एडजस्टमेंट कर देना है। नेटवर्थ में जो है हमें उस चीज का एडजस्टमेंट कर देना है, एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और उसमें हमें क्या चीज ऐड करना है, प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेकंड ईयर का पैट, थर्ड ईयर का पैट, फोर्थ ईयर का पैट और फिफ्थ ईयर का पैट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले 5 साल का हम क्या करेंगे, पैट फाइंड कर लेंगे। पहले 5 साल का हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर लेंगे और बाद में उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और वो जो आएगा वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किसमें, इस चीज में, नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो चीज है ना ये फाइंड कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बताना। नेट वर्थ कभी भी कैसे निकलता है, नेट वर्थ जो है कभी भी कैसे निकलेगा, नेट वर्थ मतलब क्या होता है, आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल असेट्स में से, टोटल असेट्स में से आप क्या करो, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो क्या करो, पूरी की पूरी लेस कर दो। टोटल असेट्स में से आपको क्या करना है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो क्या करना है, पूरी की पूरी लेस कर देना है। तो आपका क्या होगा, नेट वर्थ निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना हम क्या कर रहे हैं, नेट वर्थ निकाल रहे हैं। नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये हम चीज निकाल रहे हैं। नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये अभी हम निकाल रहे हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टोटल असेट्स निकाल रहे हैं। तो असेट्स में जो जो चीज आ रही है सब बता दो। ठीक है, SVL के असेट्स में जो जो चीज आ रही है सब बताते जाना एक एक करके। SVL के असेट्स में जो जो चीज आ रही है सब बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है फिक्स्ड असेट्स में। तो लिखते जाएंगे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहली चीज ही हम लिख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये सबसे पहली चीज हमने लिख दिया। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है कितने पे दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग जो कितने पे दिख रही है, 190 पे दिख रही है। ठीक है, बट ये जो 190 है करंट प्राइस नहीं है, ये तो क्या 3 साल पहले का प्राइस है। ये जो 190 है ये आज का प्राइस नहीं है, ये क्या 3 साल पहले का प्राइस है। और हमें जो है लैंड एंड बिल्डिंग का जो है ना उसमें एडजस्टमेंट करना है। देखो लिख भी रखा है, नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 190 जो है वो 3 साल पहले का प्राइस है, हमें लैंड एंड बिल्डिंग का जो है करंट वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है क्या रेट से ग्रो करी है, ये 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है इस दौरान लैंड एंड बिल्डिंग जो है क्या रेट से ग्रो करी है, 30% से ग्रो करी है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है एट करंट वैल्यू जो है ये कैसे निकलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग जो है एट करंट वैल्यू जो है कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। 190 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 का क्यूब है ना।
एक स्टूडेंट ने बता दिया है 417.43, लिख दूं मैं, ये करेक्ट है, पक्की बात है, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है आपका। मैं 417.43 लिख दे रहा हूं कि 1.3 का क्यूब आप निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो से 190 से, तो 417.43 आ रहा है। बहुत अच्छा। आगे और कौन कौन से असेट्स है, देखो और कौन कौन से असेट्स है, फटाफट से करेंगे थोड़ा। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है। प्लांट एंड मशीनरी और क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितना 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 350 और 10, ठीक है, 350 और 10, ठीक है। और क्या चीज आएगा, और क्या चीज आएगा असेट्स में, ये तो सब फिक्स्ड असेट्स हो गई। करंट असेट्स भी लिखेंगे, करंट असेट्स भी लिखेंगे, कितना 580, करंट असेट्स भी लिख देंगे। ये कितना 580। उसके बाद और क्या चीज आएगी असेट्स में, देखो और कुछ है क्या, चेक कर लो। असेट्स में और कुछ लिखने का बाकी रह गया है क्या, असेट्स में और कुछ लिखने का बाकी रह गया है क्या, नहीं, इतना ही है। तो बताओ टोटल असेट्स कितना आ रहा है, टोटल असेट्स कितना आ रहा है, 417.43 प्लस 350 प्लस 10 प्लस 580, ये आ रहा है 1357.43। अब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसे लिखते जाना, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसे लिखते जाना। क्या क्या आएगा देखो, क्रेडिटर्स आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, प्रोविजन फॉर डिविडेंड आएगा, ठीक है। एक तरीके से जो पूरी करंट लाइबिलिटीज है वही आ जा रही है ना, पूरी की पूरी जो करंट लाइबिलिटीज है वो आ जा रही, करंट लाइबिलिटीज में आएगा ना ये सब, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये सब क्या होगा करंट लाइबिलिटीज में आएगा। और कितना है 130, 10, 50, 50, और इसका जब आप एडिशन करोगे तो क्या होगा 240 आएगा। चेक कर लो, 130 प्लस 10 140, 140 प्लस 50 कितना हो गया 190, 190 प्लस 50 कितना हो गया 240। एक एक आइटम ना लिखते हुए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पूरे करंट लाइबिलिटीज लिख ले रहे, जो कि कितना है 240 है। ओके, इसके बाद और क्या चीजें आने वाली है, ये तो हमने ले लिया। और क्या चीज आएगी, बोरोइंग आ जाएगा, कि बोरोइंग आ जाएगा, ये भी तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आएगा। बोरोइंग भी जो है क्या होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आएगा। बोरोइंग कितना है 105 है, कि बोरोइंग जो है कितना है 105 है। तो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है पूरे मिला के वो कितनी आ रही है बताओ, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है कितनी आ रही है 240 प्लस 105, 240 प्लस 105 कितना हो गया 345, ठीक है 345। अब देखना नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो कितना आ रहा है, टोटल असेट्स जो है 1357.43, उसमें से हम क्या कर रहे हैं जो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो हम क्या कर रहे हैं लेस कर दे रहे हैं। कितना आ रहा है 1012.43 आ रहा है, 1012.43 आ रहा है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है 1012.43 आ गया। और अगर आपको इतना लिख के नहीं दिखाना है तो आप छोटे तरीके से भी बता सकते हो। कैसे, देखो यहां पर देखना, आपको जो है ऑलरेडी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। एसवीएल का जो है आपको पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, कितना है 125 और 660। आप क्या करो 125 प्लस 660 कर लो, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट आपको किस चीज का करना रहेगा, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या था करंट वैल्यू पे नहीं था, तो उसको आप करंट वैल्यू पे लेके आ जाओगे, ठीक है। तो करंट वैल्यू पे जब आप लेके आ जा रहे हो तो कितने पे आ जा रही हो 417.43 पे आ जा रही। जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को करंट वैल्यू पे लेके आ जा रहे हो, ठीक है, तो कितने की हो जा रही है 417.43 पे आ जा रही है। और पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे थी 190 पे, तो कितने से लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो जा रहा है 417.43 माइनस 190 से, ठीक है। तो ये आप ऐड कर दो पूरा 125 प्लस 660 प्लस 417.43 माइनस 190,
227.43, ये पूरा ऐड करने पे बताना कितना आ रहा है, सेम ही चीज आएगा, सेम आ रहा है कि नहीं, 1012.43, समझ गया। तो आप ऐसा भी लिख के आ सकते हो, आपकी मर्जी, ये छोटा चीज है, ऐसा लिख के आओगे तो क्या होगा, टाइम बच जाएगा। ओके ठीक है, आगे देखो। अब हमने नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो ये निकाल लिया, कितना आ गया 1012.43। इसमें हमें जो है क्या चीज ऐड करना है, इसमें हमें क्या चीज ऐड करना है, देखो, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब आपको देखो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, एसवीएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है वो कितना है, 250 है, और ये एट ए टाइम टी इक्वल टू 0 का है। एसवीएल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 250 है, ठीक है, और ये कब का है, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 का है, समझ गया। क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है क्लियरली, ये बहुत ही मतलब उन्होंने आपको हर चीजें लिख के दी है, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कुछ भी एम्बिग्यूटी है कि आपको कुछ अजम्पशन वगैरह लेना पड़ रहा है, हर चीज उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया है। अगर मर्जर नहीं होता है तो उस केस में तो क्या होगा, एसवीएल का पैड ग्रो करेगा 15% पर एनम से, बट अगर मर्जर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, 18% से ग्रो करेगा, ठीक है। यहां पर तो हम क्या करेंगे, 18% वाला चीज लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम पूरा क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि आईसीएल जो है वो क्या कर रहा है, एसवीएल को अक्वायर कर रहा है, ठीक है। यहां पर मर्जर होने वाला है, मर्जर होगा तो इस वजह से क्या होगा, एसवीएल का जो पैट है वो क्या होगा, 18% से ग्रो करेगा, हाँ की ना, बताओ, है ना। तब हम देखो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर ले रहे हैं, तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, ठीक है, ये हम पूरे जो है 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फाइंड कर रहे हैं। बट हमें तो चाहिए एवरेज, चाहिए ना, हमें तो एवरेज ही चाहिए, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली देखो क्या कर रहे हैं, एवरेज ही फाइंड कर ले रहे हैं, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये कैसे निकलेगा देखना, ये कैसे हम पूरा निकाल रहे हैं। आज की तारीख में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, आज की तारीख में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 250 है कि नहीं। आज की तारीख में जो है एसवीएल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 250 है। अब वो क्या होगा, 18% से ग्रो होते जाएगा, 18% से जो है क्या होगा, ग्रो होते जाएगा। अब क्या करोगे, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा आपका पहले साल का, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 जो है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा पहले साल का, समझ में आ गया। दूसरे साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, दूसरे साल का जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या होगा, बताओ, एक सेकेंड, दूसरे साल का जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 का स्क्वायर। तीसरे साल का क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 का क्यूब। वैसे ही चौथे साल का क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 का पावर 4, और पांचवें साल का क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 का पावर 5। आपको क्वेश्चन में इस चीज का वैल्यू दे रखा है क्या, 30% और 15% का दिया है, ठीक है, 30% जो है और 15% का वैल्यू दिया है, 18% का नहीं दिया है। तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि एक बार देखते हैं, एक बार रुको मैं चेक कर ले रहा हूं। एक सेकेंड, ओके, 15% लेंगे यहां पर हम, 18% की जगह जो हम क्या करेंगे, 15% लेंगे। देखो मैं आपको रीजन दे रहा हूं इसका, पहले आप इसको करेक्ट कर लो, ये पहले आप इसको करेक्ट कर लो, मैं आपको इसका रीजनिंग देता हूं। तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 का स्क्वायर, फिर प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 का क्यूब, प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 टू द पावर 4,
प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 टू द पावर 5। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पहले साल का है, ये दूसरे साल का रहेगा, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का और ये पांचवें साल का। एक एवरेज कभी भी कैसे फाइंड होता है? सम टोटल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा, सम टोटल फाइंड कर लिया अभी, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कितना 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रीजनिंग दे रहा हूं कि 15% क्यों लेंगे। ठीक है, हम एक बार जो है समझ लेते हैं कि 15% क्यों लेंगे। समझना, ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ये वाले मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एसवीएल का शेयर प्राइस फाइंड कर रहे हैं बिफोर मर्जर। ठीक है, ये मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एसवीएल का शेयर प्राइस फाइंड कर रहे हैं बिफोर मर्जर। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, एसवीएल का शेयर प्राइस फाइंड करेंगे आफ्टर मर्जर। समझ में आ गया? समझा कि नहीं? ये जो मेथड है, ठीक है, नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस द एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये जो मेथड है, इससे क्या होगा, आपका एसवीएल का शेयर प्राइस निकलेगा बिफोर मर्जर। ठीक है, और बाद में आप क्या करोगे, एसवीएल का शेयर प्राइस निकालोगे आफ्टर मर्जर, और उसके लिए आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आपको यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर हम ग्रोथ रेट क्या लेंगे, 18 लेंगे। समझ में आया? ठीक है, जब हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से जो है एसवीएल का शेयर प्राइस निकालेंगे आफ्टर मर्जर का, वहां पर हम जो है ग्रोथ रेट क्या लेंगे, 18% लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? ओके। एक स्टूडेंट पूछ रहा है हर एक साल का एवरेज लेना है। ठीक है, हर एक साल का एवरेज मतलब देखो क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप जो बोल रहे हो वो स्टेटमेंट गड़बड़ है कुछ। हर एक साल का एवरेज ऐसी कोई चीज होती नहीं है। एवरेज मतलब क्या होगा, जैसे देखो मैं आपको 3 ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूं कि पहले साल प्रॉफिट है 5 रुपए का, दूसरे साल प्रॉफिट है 10 रुपए का, तीसरे साल प्रॉफिट है 12 रुपए का। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप मुझे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ। पहले साल का प्रॉफिट है 5 रुपए का, दूसरे साल का प्रॉफिट है 10 रुपए का और तीसरे साल का प्रॉफिट है 12 रुपए का। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप मुझे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ, तो वो कैसे निकलेगा, देखो 5 + 10 + 12 सम टोटल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर, 3 ऑब्जर्वेशंस है। कितना आ रहा है आपका, 5 + 10 15, 15 + 12 27, 27 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 9। ये आपका एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, अब इसी तरीके से, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से यहां पर वो क्या बोल रहा है आपको, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड करना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो पहले साल जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 15% से आप बढ़ा दो। आज की तारीख में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, 250 है। ठीक है, पहले साल जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 15% से बढ़ जाएगा, क्या हो गया, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 स्क्वायर। थर्ड ईयर में क्या होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 क्यूब एंड सो ऑन। समझ गया? 10 मार्क्स का था। ठीक है, नेहा ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, ऐसे हमने क्या करा, हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमने निकाल लिया। 15% से हम ग्रो करते गए और हर साल का जो है क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या करो, 250 कॉमन निकाल लो। हर इसमें क्या है, 250 है, तो आप क्या करो, 250 कॉमन निकाल लो। आपका ब्रैकेट में जो है क्या आएगा, 1.15 प्लस 1.15 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1.15 टू द पावर 5, और ये क्या होगा, वोल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख के मेरे को समझ में आया था, ये जब मैंने और एडिशनल डेटा पढ़ा तब मेरे को क्लिक करा ये चीज कि हम 18% से पहले बढ़ा रहे थे ना। मैंने पहले क्या करा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो क्या करा था, 18% से बढ़ाया था। बट यहां पर देखो क्वेश्चन में उसने क्या करा, ये जो आपको टेबल दिया है उसमें क्या हो रहा है, आपको एक हिंट मिल जा रही है, उसने जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो क्या कर रहा है, 30% और 15% का दिया है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो उसने क्या करा है, 30% और 15% का दिया है, 18% का तो दिया ही नहीं। और यहां पर देखो हमें क्या चाहिए था, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर चाहिए था। ये जो चीज है ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है।
250 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 5 डिवाइडेड बाय 5। और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 5 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट उसके लिए आईसीआई ग्रेस मार्क्स कभी नहीं देंगी। इसने FVIF लिख दिया, कि FVIF की जगह क्या होना, FVAF होना। ठीक है, ये FVIF लिखा था ना क्वेश्चन में, उसके जगह आप उसको FVAF कर दो। ये आईसीआई के एंड से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, आप 1.15 टू द पावर 1 निकालो। ठीक है, मैं यहां पर देखो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज। 1.15 टू द पावर 1 निकालो, आप कितना आएगा, 1.15 ही आएगा। बाद में 1.15 का आप स्क्वायर निकालो। ठीक है, कैलकुलेटर पे निकाल लो। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा था टेबल अगर नहीं दिया रहा तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। 1.15 का जो है आप स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा, 1.3225। ठीक है, 1.3225 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, यहां पर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बेसिकली क्या निकल के आएगा, आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 2 निकल के आएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 15% कॉमा 2 जो है निकल के आएगा। ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 1.15 प्लस 1.3225 कितना आ रहा है, 2.4725 आ रहा है। ठीक है, 2.4725, और देखो टेबल में भी वही दिया होगा 2.4725। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 2 जो है क्या दिया है, 2.4725 दिया है। आशीष समझ में आया, वो टेबल में फिगर्स कैसे आ रही है, समझ में आ गया आपको। आपने पूछा था ना कि अगर टेबल नहीं दिया रहा तो हम फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 2 फाइंड करना है तो क्या होगा, 1.15 टू द पावर 1 प्लस 1.15 टू द पावर 2। 1.15 टू द पावर 1 क्या होगा, 1.15, और 1.15 का स्क्वायर क्या है, 1.3225। इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो क्या हो रहा है, 2.4725 निकल के आ रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो यहां पर हमें क्या करना था, 5 फिगर्स को ऐड करना था। यहां पर हमारे सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, 5 फिगर्स को ऐड कर रहे थे, 1.15, 1.15 स्क्वायर, 1.15 क्यूब, 1.15 टू द पावर 4 और 1.15 टू द पावर 5। इसके लिए देखो मैंने क्या लिखा है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 5, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना है वो, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो 15% कॉमा 5 कितना दिया है आपको, 7.7537 दिया है, 7.7537 दिया है, डिवाइडेड बाय 5 करो तो फटाफट से और बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 387.685। ठीक है, ये कितना आ गया, 387.685 आ गया है। ठीक है, यहां पर देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आया था 1012.43, और जो अब आपका एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स 387.685, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। देखो ऐड करने पे क्या आएगा, 1012.43, 1012.43 प्लस 387.685, ये ऐड करने पे बताना कितना आ रहा है, 1400.115 आ रहा है। ठीक है, 1400.115 आ रहा है। ये क्या चीज आ गई आपकी, ये क्या चीज आ गई जो हमें निकालना था, नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो हमें निकालना था वो हमारा आ गया। नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो हमें निकालना था ना, उस चीज की वैल्यू आ गई, कितनी, 1400.115 आ गई है। ठीक है, अब हमें ये पर शेयर चाहिए, पर शेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको डिवाइड कर देंगे, 1400.115 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। यहां पर आप मुझे बताओ एसवीएल के जो है कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एसवीएल के जो है कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। यहां पर देखना आपको दिया है पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर, और कितना दिया है यहां पर 125 दिया है।
ठीक है, 125 दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होगा, एसवीएल का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना है, 125 है। ठीक है, ये सब फिगर्स क्या है आपकी करोड़ में, ये सभी फिगर्स आपकी करोड़ में। तो एसवीएल का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना है, 125 करोड़ है, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10 है। तो कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 125 डिवाइडेड बाई 10, 125 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना, 12.5। करेक्ट है, ये 12.5। ये 12.5 कैसे आया, ये देखो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 125 डिवाइडेड बाई 10 करके। ठीक है, अब बताना वो जो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में मेथड दिया था उसके हिसाब से एक शेयर की कीमत क्या आ रही है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपको मेथड दिया है उसके हिसाब से एक शेयर की कीमत क्या आ रही है, 1400.115 डिवाइडेड बाय 12.5। ये करने पे कितना आ रहा है, 112 आ रहा है, 112.10 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या आ रहा है, 112.10 आ रहा है। समझ में आया। ठीक है, ये हमने क्या चीज निकाला, प्राइस पर शेयर एज पर मेथड 1। जो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में मेथड दी है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में मेथड दी है उसके हिसाब से जो है शेयर प्राइस कितना निकल के आ गया, 112.10 निकल के आ रहा है। ठीक है, प्राइस पर शेयर ऑफ एसवीएल, देखो मैं अच्छी से पूरा लिख दे रहा हूं, प्राइस पर शेयर ऑफ एसवीएल एज पर मेथड 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज में ले रहे हैं और उससे जो है एसवीएल का शेयर प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीडीएम। डीडीएम मतलब क्या, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है कैसे निकालेंगे, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, D1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, वोल्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, अब देखो क्या आप D1 निकाल सकते हो, यहां पर क्या आप D1 निकाल सकते हो, निकाल पाएंगे। ठीक है, यहां पर हम D1 निकाल सकते हैं, देखना आपने यहां पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, D0 निकालेंगे। सबसे पहले हम D0 निकालेंगे। ठीक है, एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0, एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है एसवीएल ने, 125 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। ठीक है, 125 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, आईपैड का चार्जिंग खत्म हो गया है तो मैं चार्जिंग पे लगा दे रहा हूं। हाँ, तो यहां पर देखो हमारा एसवीएल जो है उसका शेयर प्राइस निकालना स्टार्ट था यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और आप क्वेश्चन पढ़ लो, सेकंड वाले पार्ट में उसने वही बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रीमियम यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रीमियम यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, कि पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बाद में निकाल लेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे कर दिया हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 2 लाइन लगेगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखो जो आईसीएल का मैनेजमेंट है, ठीक है, एक बार मैं आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर पूरा बता देता हूं। जो आईसीएल का मैनेजमेंट है, ठीक है, वो एक शेयर के पीछे जो है कितना देने को तैयार है, एसवीएल के शेयर होल्डर्स को जो है वो एक शेयर के पीछे कितना रुपए देने को तैयार है, 112.10 रुपीज देने को तैयार है। यहां तक समझ में आया। ठीक है, जो आपको फर्स्ट मेथड दी है क्वेश्चन में, जो आपको ये फर्स्ट मेथड दे रखी है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से जब हम शेयर प्राइस निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से जब हम शेयर प्राइस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 112.10 आ रहा है। ठीक है, तो जो आईसीएल का मैनेजमेंट है, एक्वायरिंग कंपनी जो आईसीएल, उसका जो मैनेजमेंट है, ठीक है,
वो फर्स्ट मेथड के हिसाब से कितना प्राइस देने को तैयार है एक शेयर के पीछे। एसवीएल के शेयर होल्डर्स को जो एक शेयर के पीछे कितना प्राइस देने को तैयार है, वो 112.10 जो है इतना प्राइस देने को तैयार है। और एसवीएल के शेयर की जो है क्या प्राइस चालू है मार्केट में, एसवीएल के शेयर की जो है क्या प्राइस चालू है मार्केट में, 75 रुपीज चालू है। ठीक है, एसवीएल के शेयर की क्या प्राइस चालू है मार्केट में, 75 रुपीज चालू है। यहां पर देखो प्रीमियम पर शेयर क्या रहेगा, प्रीमियम पर शेयर, प्रीमियम पर शेयर एसवीएल का जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो 75 रुपीज ही है, बट जो अक्वायरिंग कंपनी का मैनेजमेंट है वो एक शेयर के पीछे 112.10 रुपीज देने को तैयार है। ठीक है, यहां पर प्रीमियम पर शेयर जो है वो क्या आ जाएगा, 112.10 माइनस 75 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 37.1 आ रहा है। ठीक है, तो ₹37.1 पर शेयर। और अगर आपको प्रीमियम जो है परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, अगर आपको प्रीमियम परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालोगे, 37.1 जो आपका प्रीमियम पर शेयर आया था उसको आप न्यूमरेटर में लिख दोगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, शेयर प्राइस जो चालू है मार्केट में। ठीक है, एसवीएल का जो शेयर प्राइस चालू है मार्केट में वो जो कि कितना है 75 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है देख लो, 37.1 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया, 49.47% आ रहा है। ठीक है, 49.47% आ रहा है। तो यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना पूरा कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट यहां पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या था, हमें डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला यूज में लेना था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने काम करना चालू कर दिया था, उसके हिसाब से देखो यहां पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है वो क्या रहेगा, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। और शेयर प्राइस जो एसवीएल का वो आपको दे रखा है, एसवीएल का जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो आपको दे रखा है, कितना है 75 है। ठीक है, यहां पर देखो हम P0 जो है हमें पता है कितना है 75 है। यहां पर देखो मैं लिखते जा रहा हूं, P0 जो है हमें पता है कितना है 75 है। ये जो शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल है, ठीक है, उसको हम क्या लिख रहे हैं, P0 लिख रहे हैं। P0 हमें पता है कितना है 75 है। अब मैं आपको बोल रहा था कि आप D0 निकाल सकते हो कि नहीं, आप D0 निकाल सकते हो कि नहीं, आप D0 बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये देखो यहां से आप D0 निकाल पाओगे। एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0, एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 जो है पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा गया है। ठीक, एसवीएल ने जो है पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है शेयर होल्डर्स में, 125 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। ठीक है, ये D0 नहीं है, ये D0 नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। ये तो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0। ठीक है, D0 आप कैसे निकालोगे, पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है, 125 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। ठीक है, और एसवीएल के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 12.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 एसवीएल ने पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है शेयर होल्डर्स में, 125 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एसवीएल के, 12.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ये देखो यहां पर हमने निकाला तो 12.5। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 जो है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 जो है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। समझ गया। ठीक है, 147.5 गलत है अर्पिता, 147.5 गलत है। आपने क्या करा, 125 में जो है 125 में 15% ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर 18% ऐड कर दिया होगा जो भी, तो आप गलत कर रहे हो। ये जो हमारा D0 होता है वो क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर होता है, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0। ये जो 125 है ये क्या है, टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड जो उसको डिवाइड करना रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तब जाके क्या होगा, आपका डिविडेंड पर शेयर आएगा। ठीक है, एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज की तारीख में एसवीएल का जो शेयर प्राइस है मार्केट में, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 कितना है, शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल जो है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 कितना है, 75 है। मतलब मर्जर का अनाउंसमेंट होने के पहले, मर्जर का अनाउंसमेंट होने के पहले जो है शेयर प्राइस कितना है, 75 है।
मर्जर का अनाउंसमेंट होने के पहले जो शेयर प्राइस हो कितना है 75 है, ठीक है। यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो भी हम क्या लेंगे 15% लेंगे। ये जो 75 रुपीज का शेयर प्राइस है, एसवीएल का जो शेयर प्राइस है मार्केट में 75 रुपीज का, ये क्या है मर्जर का अनाउंसमेंट होने के पहले है, ठीक है। तो आपको जो ग्रोथ रेट है वो भी कितना लेना पड़ेगा 15% का लेना पड़ेगा। आपको ग्रोथ रेट कितना लेना पड़ेगा 15% का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आपका D1 जो है वो कितना आएगा, D1 क्या होगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.15, तो कितना आ रहा है 11.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट कितना है 15% है, क्योंकि आप शेयर प्राइस 75 रुपीज ले रहे हो ना, आप शेयर प्राइस 75 रुपीज ले रहे हो तो आपको ग्रोथ रेट कितना लेना पड़ेगा 15%, ठीक है। समझ में आ गया। देखो आशीष, हमें क्या करना है, डिविडेंड ग्रोथ जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है यहां पर हम क्या करेंगे 2 बार यूज में लेंगे। जो कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसे हमें क्या करना पड़ेगा 2 बार यूज में लेना पड़ेगा। पहली बार हम क्यों यूज में ले रहे हैं, जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाए। पहली बार हम क्यों यूज में ले रहे हैं, जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाए, क्योंकि आपको जो एसवीएल का शेयर प्राइस दिया है 75 रुपीज का, ठीक है, डेट इज बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर। क्वेश्चन में आपको जो 75 रुपीज का शेयर प्राइस दिया है एसवीएल का, वो क्या है मर्जर का अनाउंसमेंट होने के पहले है, ठीक है। तो 75 रुपीज का जो शेयर प्राइस आ रहा होगा, ये जो 75 रुपीज का शेयर प्राइस आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो ग्रोथ रेट कंसिडर किया होगा, कितना किया होगा 15% का ग्रोथ रेट कंसिडर किया होगा, ठीक है। उसके लिए हमने जो ग्रोथ रेट कंसिडर किया होगा कितना रहेगा 15% का ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ग्रोथ रेट जो है 15% लोगे, तो उस हिसाब से आपका D1 जो है कितना आ रहा है 11.5 आ रहा है। अब हमें जो है सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बतानी है, उसको हम निकाल लेते हैं। P0 की जगह हमने 75 लिख दिया, D1 की जगह 11.5 लिखा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट जो है 15% है, तो उसको हम 0.15 लिख सकते हैं। तो KE माइनस 0.15 जो है क्या होगा 11.5 डिवाइडेड बाय 75। आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो देखो क्या आएगा, पहले आप 11.5 डिवाइडेड बाय 75 जो है ये फाइंड कर लो, कितना आ रहा है 0.1533 आ रहा है, और ये जो माइनस 0.15 है ये अपोजिट साइड जाके क्या होगा प्लस 0.15 हो जाएगा, ये कितना आ गया 0.3033, दैट इज 30.33%, ये 30.33%, समझ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर प्राइस जो है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर निकाल रहे हैं। देखो शेयर प्राइस ऑफ एसवीएल आफ्टर मर्जर अनाउंसमेंट वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एसवीएल का शेयर प्राइस निकाल रहे हैं आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर, और हम जो मेथड यहां पर यूज में ले रहे हैं वो कौन सा है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फॉर्मूला जो हम यूज में लेंगे वो क्या रहेगा, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। अब बताना D1 क्या रहेगा, अब बताना D1 क्या रहेगा, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी, और अब जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा 18%। जैसे ही मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, लोगों का अब अनुमान क्या है कि जो एसवीएल है उसका अब जो अर्निंग्स है वो क्या होगा 18% से ग्रो करेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मर्जर हो जाता है, अगर मर्जर हो जाता है तो जो अर्निंग्स है वो क्या रेट से ग्रो करेगा 18% से ग्रो करेगा। तो अब आपको जो ग्रोथ रेट है वो क्या लेना है 18% लेना है। जैसे ही मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही ग्रोथ रेट क्या होगा 15% से 18% हो गया, तो आपका अकॉर्डिंगली जो है D1 भी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, D0 तो इतना ही रहने वाला है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.18, तो कितना आएगा 11.8 आएगा, समझ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पहले फाइंड किया था, कितना आया था 30.33%। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, ये सब वैल्यूज जो है, ये सब वैल्यूज जो है आपको क्या करना है पुट करना है ये वाले फॉर्मूले में, और बताओ क्या आ रहा है। तो हम D1 की जगह 11.8 लिख दिए डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह 30.33% लिख दिए और ग्रोथ रेट की जगह 18% लिख दिए। बताना हमारा
एसवीएल का शेयर प्राइस क्या आ रहा है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर? 11.8 डिवाइडेड बाय 12.33%, कितना आ रहा है? 95.70 आ रहा है। ठीक है, 95.70 आ रहा है। ओके, अब देखो यहां पर प्रीमियम पर शेयर क्या रहेगा, यहां पर प्रीमियम पर शेयर क्या रहेगा, यहां पर प्रीमियम पर शेयर क्या रहेगा? अगर अक्वायरिंग कंपनी का मैनेजमेंट, अगर आईसीएल का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सेकंड वाला मेथड यूज में ले रहा है, अगर आईसीएल का मैनेजमेंट जो है सेकंड वाला मेथड यूज में ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ठीक है, मतलब जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है, एसवीएल के जो शेयर होल्डर्स है, उन्हें एक शेयर के पीछे वो 95.70 रुपीज देने को तैयार है। ठीक है, आईसीएल का मैनेजमेंट अगर सेकंड वाला मेथड यूज में ले रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज में ले रहा है, इसका मतलब वो एक शेयर के पीछे 95.70 रुपीज देने को तैयार है। और आज की तारीख में एसवीएल का जो शेयर प्राइस है वो कितना है? 75 रुपीज है। आज की तारीख में एसवीएल का जो शेयर प्राइस है वो कितना है? 70 रुपीज ही है। तो प्रीमियम पर शेयर क्या आएगा? 95.70 माइनस 75 कितना आ रहा है? ₹20.70 पर शेयर। और अगर आपको प्रीमियम जो है परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो वो आप कैसे निकालोगे? जो प्रीमियम पर शेयर आया था उसको आप न्यूमरेटर में लिख दो, जो आज की तारीख में शेयर प्राइस है एसपीएल का उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करने पे कितना आ रहा है देखो, 20.70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आ रहा है? 27.6%। समझ गया? ठीक है, तो हमने दोनों ही मेथड से क्या करा? प्रीमियम निकाल लिया। ठीक है, कौन सी मेथड से प्रीमियम ज्यादा आ रहा है? कौन सी मेथड से प्रीमियम ज्यादा आ रहा है? पहली वाली मेथड से प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और आप ही बताना अक्वायरिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार रहेगा या कम प्रीमियम देने को तैयार रहेगा? ठीक है, जो अक्वायरिंग कंपनी का मैनेजमेंट है वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज्यादा रुपया देने को तैयार रहेगा या कम रुपया देने को तैयार रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, कम रुपया देने को तैयार रहेगा। वो तो यही चाहेगा ना कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर जितना कम रुपए में मान जाएंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो कम से कम प्रीमियम देना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं आप कम से कम प्रीमियम जो है परसेंटेज टर्म्स में देना चाहेंगे। तो थर्ड वाला पार्ट इसी के ऊपर है। आईसीएल विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन? आईसीएल विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन? बताना आईसीएल का मैनेजमेंट जो है कौन से मेथड के ऊपर ज्यादा क्या करेगा? दबाव डालेगा। बताओ। सेकेंड मेथड, ICL will push forward मेथड 2, और सेकेंड मेथड कौन सा है आपका? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एज प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म्स इज लेस इन मेथड 2 as compared to method 1। समझ गया? ठीक है, तो मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछेंगे तो क्या होगा, वही 10 मार्क्स वगैरह के लिए आपको टेस्ट करेंगे। ठीक है, बताओ समझ में आ गया है कि नहीं? चलो, ये थर्ड पार्ट का आंसर भी समझ में आया ना आपको? कभी भी अक्वायरिंग कंपनी क्या चाहेगी? तो कम से कम प्रीमियम दे टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कम से कम पैसा दे। ठीक है, यहां पर प्रीमियम पर शेयर जो है क्या हुआ है आपका? कम आया है। सेकेंड वाली मेथड में आपका प्रीमियम पर शेयर कितना है? 20.7 आया। और फर्स्ट वाली मेथड में आपका जो प्रीमियम पर शेयर हो गया 37.1 आया। फर्स्ट वाली मेथड में आपका जो प्रीमियम है परसेंटेज टर्म्स में कितना है? 49.47 आया। और सेकंड वाले इसमें क्या हुआ? कम आया। कितना है? 27.6% आया। ठीक है, तो आईसीएल का जो मैनेजमेंट है सेकंड मेथड के ऊपर ज्यादा क्या करेगा? दबाव डालेगा। ठीक है, मतलब आईसीएल का मैनेजमेंट जो है एसवीएल के मैनेजमेंट को बोलेगा कि सेकंड मेथड जो है ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? आईसीएल के मैनेजमेंट को कम प्रीमियम देना पड़ रहा है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, एसवीएल के शेयर होल्डर्स को। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जब आया था नवंबर 20 पेपर में
ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स बना पाए थे। तो जो भी अच्छे एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह तो मैंने आपको पूरे कराते गए। ठीक है, नवंबर 20 का पेपर भी जो है अच्छा खासा टफ सेट किया गया था। नवंबर 19 ओल्ड कोर्स का पेपर, नवंबर 20 जो है न्यू कोर्स का पेपर, ये अच्छे खासे टफ पेपर सेट किए गए थे। मई 23 न्यू कोर्स का पेपर, ठीक है, ये सब टफ पेपर सेट किए गए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स बना पाए थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स। एक तो पहले ही इतना बड़ा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, और उसमें क्या होता है, सॉल्व करोगे तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, और उसके बाद सिली मिस्टेक होने की चांसेस भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक लाइन को एकदम क्या है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसको आपको क्या करना है, बराबर से यूज में लेना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने क्या सिली मिस्टेक कर दिया था, आपने D0 जो है 125 ले लिया था, जो कि गलत है ना। ये 125 करोड़ जो है ये D0 नहीं है, ये क्या है, टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ए टाइम T = 0, जो है पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा गया है शेयर होल्डर्स में, वो चीज है। इसको जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तब क्या होगा, आपका डिविडेंड पर शेयर आएगा एट टाइम T = 0। इस छोटी छोटी चीजें बट आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखो अभी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 की जगह पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 13 को। बैंक आर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 एंड डूइंग बैंकिंग इन इंडिया। वो जो मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रॉन्ग बैंक वीक बैंक वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक को अक्वायर कर रही है, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, बट अच्छा क्वेश्चन है। द बैंक इज फेसिंग डू और डाई सिचुएशन। ये जो बैंक आ रहे हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ऐसा बोला गया है। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रॉस एनपीए एट 40%। बाप रे, ग्रॉस एनपीए 40% पे, उससे ही समझ में आ रहा है कि बैंक कितना खराब परफॉर्म कर रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है कितना है, 4% है। देखो, ग्रॉस एनपीए जितना कम रहता है उतना अच्छा होता है, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये लोअर दी बेटर होता है, ग्रॉस एनपीए लोअर दी बेटर होता है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो क्या होता है, हायर दी बेटर होता है। आगे, नेट वर्थ ऑफ द बैंक इज नॉट गुड, शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड रेगुलरली, लास्ट वीक इट वॉज ट्रेडेड एट ₹8 पर शेयर। आगे, RBI audit suggested that bank has either to liquidate or to merge with other bank. आगे रीड करना, बैंक P is professionally managed bank with a low gross NPA of 5%. It has net NPA as 0% and capital adequacy ratio at 16%. बैंक P जो है बहुत ही बढ़िया बैंक है कंपेयर्ड टू बैंक R। ठीक है, इस वजह से देखो अब क्या होगा, बैंक P जो है वो क्या करेगी, अक्वायर कर लेगी बैंक R को। और RBI ऑडिट में भी यही बोला गया था, या तो बैंक आर लिक्विडेट हो जाए या फिर वो कोई दूसरी बैंक के साथ जो है मर्ज हो जाए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर कोई बैंक जो है एकदम डूबने के कगार में, ठीक है, बंद होने के कगार में, तो बैंक बंद नहीं करवाती है आरबीआई, क्या बोलती है, जो एक अच्छी बैंक है उसके साथ क्या होती है, वो खराब वाली बैंक मर्ज हो जाती है। जैसे कि येस बैंक देखो आप, येस बैंक जो है एकदम डूबने के कगार पे था, बट येस बैंक जो है बंद नहीं हुआ। ठीक है, आरबीआई ने क्या बोला कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स है इंडिया की, जैसे एसबीआई वगैरह, वो क्या कर रही थी, बाद में येस बैंक को मैनेज करना स्टार्ट कर दी थी वैसे। ओके, आगे, इट्स शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹128 पर शेयर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक पी हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू आरबीआई फॉर टेक ओवर ऑफ बैंक आर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो स्टॉक डील है यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो आपको दोनों कंपनीज का, मतलब दोनों ही बैंक्स का, बैंक पी और बैंक आर, इन दोनों का ही आपको बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है, आगे देखो, इट वॉज डिसाइडेड टू इश्यू शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक आर। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। फॉर द स्वैप रेशियो, वेट्स असाइन्ड टू डिफरेंट पैरामीटर्स आर एस फॉलोज। स्वैप रेशियो निकालने के लिए यहां पर 4 पैरामीटर्स जो यूज में लिए जा रहे हैं। एक है ग्रॉस एनपीए, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू। यहां पर जो है सिर्फ एक ग्रॉस एनपीए ऐसा है जो कि क्या है, लोअर दी बेटर वाला है। बाकी ये तीनों तो क्या है, हायर दी बेटर वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में स्वैप रेशियो निकालते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं।
इनका वेट्स आपको दे रखा है, ग्रॉस एनपीए का 30%, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का 20%, मार्केट प्राइस पर शेयर का 20% 40%, मार्केट प्राइस पर शेयर का 40% एंड बुक वैल्यू पर शेयर का 10%। ठीक है, आगे क्या क्या चीजें निकालनी है? स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अबाव वेट्स, सबसे पहले वही चीज निकालते हैं। तो यहां पर देखो ग्रॉस एनपीए तो आपको दे रखा है दोनों ही बैंक्स का। अब जो जो चीजें काम में आएगी उसको एक बार हाईलाइट कर दे रहे। ग्रॉस एनपीए आपको दोनों बैंक का दिया है। ग्रॉस एनपीए जो है बैंक आर जो है उसका 40% है। ठीक है, ये टारगेट कंपनी होगी, टीसी मतलब यहां पर टारगेट कंपनी। ठीक है, और जो बैंक पी है, बैंक पी उसका ग्रॉस एनपीए जो है क्या है 5% है। और यहां पर ये जो बैंक पी है ये क्या है? अक्वायरिंग कंपनी है, अक्वायरिंग कंपनी। एसी मतलब अक्वायरिंग कंपनी। आगे दूसरा पैरामीटर क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो भी आपको दे रखा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है टारगेट कंपनी का वो है 4%, और जो अक्वायरिंग कंपनी है उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 16%। मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, जो टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी उसका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? 8 रुपए, और जो अक्वायरिंग कंपनी है उसका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? 128 है। कितना है? 128 है। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर नहीं पता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम बुक वैल्यू पर शेयर ही निकाल लेते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं। एक फटाफट से टेबल बनाना। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो एक फटाफट से टेबल बनाओ। पर्टिकुलर्स, ठीक है, बाद में बैंक आर और एक है फिर आपका बैंक पी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये कि बैंक पी जो है ये आपका अक्वायरिंग कंपनी है और बैंक आर जो है ये टारगेट कंपनी है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? बुक वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या चीज लगेगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी लगेगा और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग लगेगा। और शेयर होल्डर्स इक्विटी निकालने के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लगेगा। तो देखो हम निकाल रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? बैंक आर और बैंक पी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 140 और 500। ठीक है, 140 और 500। और अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 70 और 5500। 70 और इसका है 5500। अब हम क्या निकाल रहे हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड निकाल रहे हैं। और वो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी करके। तो 140 प्लस 70 करने पे कितना हो गया? 210, और 500 प्लस 5500 करने पे कितना हो गया? 6000। ठीक है, तो हमने शेयर होल्डर्स फंड जो ये भी निकाल लिया। अब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है कैसे निकाला जाएगा? देखो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यहां पर फेस वैल्यू पर शेयर कितना दिया है? देखो फेस वैल्यू पर शेयर कितना दिया? 10 रुपए दिया। अब यहां पर हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 10। इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 10। तो 140 डिवाइडेड बाय 10 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, बैंक आर का इक्विटी शेयर कैपिटल 140 है और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10 है। तो 140 डिवाइड बाय 10 करने पे क्या होगा? 14 आ जा रहा है। ठीक है, और ये सब आपका लैक्स में आ रहा है। ठीक है, ये सब फिगर्स आपकी किसमें? लैक्स में। और 500 डिवाइडेड बाय 10 जो है ये करने पे कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सभी फिगर्स किसमें है? लैक्स में। सभी फिगर्स जो हमने लिखी है टेबल में किसमें है? लैक्स में। ओके, तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो एक स्टूडेंट ने जो है बता दिया 15 और 120 आ रहा है। ठीक है, तो 210 डिवाइड बाय 14 करने पे कितना आ गया? 15, और 6000 डिवाइडेड बाय 50 करने पे कितना आएगा? 120। एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम देखो स्वैप रेशियो निकाल रहे हैं। अब हम स्वैप रेशियो निकाल रहे हैं, मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है ग्रॉस एनपीए। पहला पैरामीटर है ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? लोअर दी बेटर होता है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है? लोअर दी बेटर होता है। यहां पर स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा? जब आप ग्रॉस एनपीए वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो तो आपका स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा?
वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन अक्वायरिंग कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट कंपनी। ठीक है, तो बताना ग्रॉस एनपीए अक्वायरिंग कंपनी का कितना है। ग्रॉस एनपीए अक्वायरिंग कंपनी का कितना है, 5% है, और ग्रॉस एनपीए टारगेट कंपनी का कितना है, 40% है। तो 5% डिवाइडेड बाय 40% करना, 5% डिवाइडेड बाय 40%। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है आपका, हायर दी बेटर होता है। क्या होता है, हायर दी बेटर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा, अब वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग कंपनी। तो जो टारगेट कंपनी है उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 4% है, और जो एक्वायरिंग कंपनी है उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 16%। तो 4% डिवाइडेड बाय 16%। ठीक है, इसके बाद जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, ये भी क्या होता है आपका, हायर दी बेटर होता है। यहां पर भी क्या करोगे, अक्वायरिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनी कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाय 128, 8 डिवाइडेड बाय 128। ओके, और इसके बाद जो है वो क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर है, और बुक वैल्यू पर शेयर भी क्या होता है आपका, हायर दी बेटर होता है। अक्वायरिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनी कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 120, यही है ना। बुक वैल्यू पर शेयर जो है, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ बोलने में मिस्टेक हुआ है, मैं उसको सही कर देता हूं। बुक वैल्यू पर शेयर जो है, ये भी क्या होगा आपका, हायर दी बेटर होगा। ठीक है, तो स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन अक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी कितना है, 15 है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी कितना है, 120। अब क्या लिखोगे, 15 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय, इनके वेट्स क्या क्या है, इनके वेट्स क्या क्या है, 30, 20, 40, 10। ठीक है, 30%, फिर ना था 20%, 40% और 10%। कितना कितना आ रहा है बताओ, तो 5% डिवाइड बाय 40%, यानी 5 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 30% कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ये करने पे आ रहा है 0.0375। ये परसेंटेज तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, न्यूमरेटर में जो परसेंटेज है, डिनोमिनेटर में जो परसेंटेज है, कैंसिल आउट हो गया। तो 5/40 निकाल लो और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 30% से, तो आपका ये 0.0375 आएगा। इसके बाद 4/16 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये करने पे आ रहा है 0.05। इसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ये करने पे आ रहा है 0.025। और आखिरी में 15 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये करने पे आ रहा है 0.0125। इन सबको ऐड कर लो और बताओ क्या आ रहा है, इन सबको ऐड करो और बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, ये सब आप डेसिमल्स में निकालो आशीष, ये सब आप डेसिमल्स में निकालो। ओके, कुछ ना कुछ मिस्टेक की हो गया आपने। 0.0375 प्लस 0.05 प्लस 0.025 प्लस 0.0125, ये आपका 0.125 आ जाएगा। ठीक है, हमारा स्वैप रेशियो आ गया, हमारा स्वैप रेशियो आ गया 0.125, स्वैप रेशियो आ गया 0.125। अरे मैंने इतना तो अच्छे से बताया था आशीष कि कैसे याद रखना है, पूरा तो लिख के बताया था कि अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर है, अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर है तो फिर क्या होता है, टारगेट कंपनी, सॉरी, अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर होता है क्या होता है, अक्वायरिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनी। ठीक है, लोअर दी बेटर के लिए। और हायर दी बेटर के लिए क्या होता है, टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय अक्वायरिंग कंपनी। पूरा तो लिख के बताया था ये चीज। ठीक है, तो बस इसको ही तो याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सभी का 0.125 आ गया और आपको ये चीज ध्यान आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी इश्यूड। सेकेंड पार्ट का तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड।
तो जो टारगेट कंपनी है, ठीक है, जो टारगेट कंपनी है यहां पर बैंक आर, बैंक आर जो है वो टारगेट कंपनी है, उसके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उसके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 14 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये 14 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और स्वैप रेशियो कितना है 0.125 है। यहां पर बताना जो अक्वायरिंग कंपनी है उसके कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सिंपल चीज 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.125, ठीक है, 1.75 आ रहा है, सभी का सेम है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 कितना आ रहा है 1.75 लैक्स। समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर जो अक्वायरिंग कंपनी है ना बैंक पी, उसको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मतलब बैंक आर के शेयर होल्डर्स को जो है कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, 1.75 लाख जो है शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा। समझ गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है ना उसका आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, कि प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। तो यहां पर ये जो लाइन था ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज डिसाइडेड टू इश्यू शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक बी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक आर, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, ठीक है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो यहां पर जब बैंक पी बैंक आर को अक्वायर कर लेगी, जब बैंक पी बैंक आर को अक्वायर कर लेगी तो उसको नेट असेट्स कितने के मिलेंगे, नेट असेट्स जो है कभी भी क्या होते हैं, नेट असेट्स कैसे निकाला जाता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेट असेट्स मतलब ही क्या होता है आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जब बैंक पी बैंक आर को अक्वायर करेगी उसको पूरा मिला के जो नेट असेट्स हो कितने के मिलेंगे, 210 लैक्स के मिलेंगे। 140 प्लस 70 कितना हो गया, 210 लैक्स हो गया, ठीक है। यहां पर देखो मैं आपको थर्ड पार्ट जो है ना उसका आंसर लिख के बता रहा हूं। नेट असेट्स जो है ऑफ बैंक आर रिसीव्ड बाय बैंक पी वो कितना रहेगा, 210 रहेगा, 140 प्लस 70 कितना आ गया, 210 लैक्स। तो जब बैंक पी बैंक आर को अक्वायर कर रही है तो उसको नेट असेट्स जो है कितने के मिल रहे हैं, 210 लाख रुपीस के मिल रहे हैं। और इसके लिए जो है उसको कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ा है, बैंक पी को जो है बैंक आर के शेयर होल्डर्स को जो है कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है, 1.75 लाख शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। और इनकी वैल्यू कितनी रहेगी देखो, लेस वैल्यू ऑफ 1.75 लाख शेयर्स इश्यूड टू शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक आर, ठीक है। जब बैंक पी बैंक आर को अक्वायर कर रही है उसको 210 लाख रुपए के नेट एसेट्स मिल रहे हैं और उसके बदले में वो क्या कर रही है, बैंक पी जो है बैंक आर के शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, 1.75 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है। और ये 1.75 लाख शेयर्स की जो कीमत है वो क्या होगी, 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 17.5 आ रहा है, ये 17.5 आ रहा है। तो 210 माइनस 17.5 कर लो, कितना हो गया, 210 माइनस 17.5, ये करने पे कितना आ रहा है, 192.5 आ रहा है। और ये क्या चीज हो गया, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो मर्जर के बाद जब हम बैंक पी का बैलेंस शीट बनाएंगे, मर्जर के बाद जब हम बैंक पी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में जो है क्या होगा, 192.5 लाख रुपीस दिखेगा, 192.5 लाख रुपीस दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर बैंक पी को जो है क्या हो रहा है, 210 लाख रुपीस के असेट्स मिल जा रहे हैं। बैंक पी जब बैंक आर को अक्वायर कर रही है तो उसको क्या हो रहा है, 210 लाख रुपए के नेट एसेट्स मिल जा रहे हैं। और उसके लिए उसको क्या हो रहा है, 1.75 लाख शेयर्स देने पड़ रहे हैं जिनकी कीमत क्या है, सिर्फ 17.5 लाख है, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है, 192.5 लाख का फायदा हो रहा है। और जब फायदा होता है तो किसमें दिखता है, कैपिटल रिजर्व में दिखता है। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा था ना फरहान, अकाउंट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी तो यही चीज करते हो। आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसमें आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हो, बताओ। आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो, ठीक है, आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उससे आपको पूरे मिला के नेट एसेट्स कितने मिल रहे हो वो आप निकालते हो।
आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो, ठीक है, उससे आपको पूरे मिला के नेट एसेट्स कितने मिल रहे हैं वो आप निकालते हो, और उसमें से आप क्या करते हो, परचेज कंसिडरेशन लेस कर देते हो। समझ में आ गया? ये 17.5 लाख जो है वो क्या है, आपका परचेज कंसिडरेशन है, और ये 17.5 लाख देके आपको जो है, जो कंपनी को आपने खरीदा उसके कितने नेट एसेट्स मिले, 210 लाख मिले। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ बैंक पी आफ्टर मर्जर। ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जाम में 10-10 मार्क के लिए पूछे जाए वैसे वाले क्वेश्चंस है सब, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ बैंक पी जो है आफ्टर मर्जर, ये देखो अभी हम फटाफट से पूरी बना ले रहे हैं। तो जैसे इन्होंने यहां पर बना के दी ना वैसे ही हम बना रहे हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल बताना क्या रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल क्या रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल। तो बैंक पी का पहले से पेड अप शेयर कैपिटल क्या था, बैंक पी का पहले से पेड अप शेयर कैपिटल क्या था, 500 लाख था। बैंक पी का पहले से पेड अप शेयर कैपिटल था 500 लाख, और बैंक पी अभी क्या कर रही है, 1.75 लाख शेयर इश्यू कर रही है बैंक आर के शेयर होल्डर्स को, और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है 10। अब पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 517.5, ठीक है। अब जो है पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, 517.5। यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितनी ही बार कर ली होगी। ओके, आगे रिजर्व एंड सरप्लस बताना क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा, बैंक पी का रिजर्व एंड सरप्लस पहले से कितना था, 5500 था, ठीक है। और अब क्या होगा, कैपिटल रिजर्व का जो 192.5 है वो भी क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखेगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का जो 192.5 है वो भी वहां पर ही दिखेगा। तो कितना आ रहा है, 5692.5 आ जा रहा है, ठीक है, 5692.5। अंगिरेश आपने मिस्टेक कर दी, आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो बैंक पी का आफ्टर मर्जर, ठीक है। बैंक पी अक्वायर कर रही है बैंक आर को, तो आपकी बैलेंस शीट किसकी बनेगी, बैंक पी की बनेगी आफ्टर मर्जर। तो बैंक पी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 5500 है, उसमें आप ऐड करोगे 192.5। समझा, ठीक है। आशीष ने सही बताया, आपने भी करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ डिपॉजिट्स क्या रहेगा, कि डिपॉजिट्स क्या रहेगा। अब आप क्या है, डायरेक्टली ऐड करते जाओ, ठीक है। अब आप क्या है, लाइन बाय लाइन एक एक आइटम को ऐड कर सकते हो। तो 4000 प्लस 40,000 ये कितना हो गया, 44,000, क्योंकि सब असेट्स और लाइबिलिटीज जो है क्या हो रहा है, बुक वैल्यू पे ही ली जा रही है। तो डिपॉजिट्स जो है कितना हो जाएगा, 44,000। आगे अदर लाइबिलिटीज जो है क्या होगा, 890 प्लस 2500। अदर लाइबिलिटीज 890 प्लस 2500 जो है, ये करने पे क्या होगा, 3390 आएगा। और ये क्या था, 4000 प्लस 40,000, ये कितना हो गया, 44,000। ऐड कर लो और बताओ कितना आ रहा है, 517.5 प्लस 5692.5 प्लस 44,000 प्लस 3390, कितना आ गया, 53,600 आ रहा है, ठीक है। ये आपका टोटल लाइबिलिटीज आ गया। इसके बाद देखो, अब जो असेट्स है उसको हम लिखते जा रहे हैं, कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई। तो क्या होगा, एडिशन कर लो, 400 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 2900। ये 400 प्लस 2500 कितना हो गया, 2900, ठीक है। बैलेंस विथ अदर बैंक्स, बैलेंस विथ अदर बैंक्स वो क्या आएगा, 2000 ही आएगा। 0 प्लस 2000 करने पे क्या होगा, 2000 ही आएगा। आगे इन्वेस्टमेंट्स जो है, इन्वेस्टमेंट्स 1100 प्लस, आप लोग बताते जाओ, ठीक है, मुझे बार बार क्वेश्चन में देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा आप बता दो कितना आ रहा है। 1100 प्लस 15,000
कितना आएगा 16,100, ठीक है 16,100। इसके बाद एडवांसेस 3,500 प्लस 27,000 कितना हो गया 30,500। और कुछ है क्या अदर असेट्स, अदर असेट्स 100 प्लस 2,000 कितना हो गया 2,100। टोटल निकालो सेम ही आना चाहिए 53,600 ही आना चाहिए। यहां पर हमने टोटल असेट्स जो है ये भी निकाल लिए हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका भी आंसर आ चुका है, कि थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है। आगे कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड ग्रॉस एनपीए परसेंटेज ऑफ बैंक पी आफ्टर मर्जर। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो है फॉर्मूला क्या होता है बताना। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है मेरे ख्याल से, दिया है क्या, ये रहा देखो कैपिटल, नहीं फॉर्मूला नहीं दिया, इसका फुल फॉर्म दिया है कि CAR मतलब क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर CRAR जो इसको आप क्या बोलोगे कैपिटल रिस्क वेट असेट रेशियो। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला कोई स्टूडेंट को पता होगा तो बताओ। एक सेकेंड, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला अगर किसी को भी पता होगा तो फटाफट से कमेंट करना। नहीं पता किसी को, नहीं पता है तो लिखो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्की वेटेड असेट्स। RWA मतलब क्या होता है रिस्की वेटेड असेट्स। ठीक है, करेक्ट आशीष, आपने जो फॉर्मूला दिया है करेक्ट है। ठीक है, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्की वेटेड असेट्स, RWA मतलब रिस्की वेटेड असेट्स। और टोटल कैपिटल जो है कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके आपका टोटल कैपिटल निकल के आएगा। ओके, अब ध्यान से देखना एक एक चीज। यहां पर देखो मैं ये लिख दे रहा हूं, ये है बैंक P, ये है बैंक R। ठीक है, अब देखो बैंक P का जो है आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दे रखा है। बैंक P का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है ध्यान से लिखना। बैंक P का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है 16% है। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। बैंक R का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो क्या था 4% था। ठीक है, तो वो भी लिख दिया। अब टोटल कैपिटल जो है, ठीक है टोटल कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है, ठीक है वो हमने ऑलरेडी निकाला है बैंक P और बैंक R का। ठीक है, ऊपर ही निकाला था देखो। बैंक P का जो है कितना आया था 6,000 और बैंक R का कितना आया था 210, लिख देना। ठीक है, 6,000 और कितना 210। तो यहां पर अब मैं अगर आपको रिस्की वेटेड असेट्स पूछ रहा हूं, रिस्की वेटेड असेट्स अगर मैं पूछ रहा हूं तो कितना आएगा, देखो रिस्की वेटेड असेट्स यहां पर चला जाएगा और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो क्या होगा यहां पर आ जाएगा। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये मैं देखो रफ में लिख रहा हूं कि रिस्की वेटेड असेट्स जो है वो क्या होगा टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हाँ या ना, ठीक है, रिस्की वेटेड एसेट्स क्या होगा टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। निकाल लो फटाफट से। 6,000 डिवाइडेड बाय 16%, ये करने पे कितना आ रहा है 37,500 आ रहा है। और यहां पर 210 डिवाइडेड बाय 4% करने पे कितना आ रहा है 5250 आ रहा है। समझ गया? ठीक है, अब देखना अगर आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइंड करना है आफ्टर मर्जर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइंड करना है आफ्टर मर्जर, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल रिस्की वेटेड असेट्स क्या हो जाएगा। ठीक है, मर्जर के बाद पूरा मिला के रिस्की वेटेड असेट्स कितना हो जाएगा 37,500 प्लस 5,250 कितना आ रहा है 42,750 आ रहा है। और टोटल कैपिटल क्या रहेगा मर्जर के बाद जो है टोटल कैपिटल क्या रहेगा 517.5 प्लस 5692.5। थर्ड वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाया था। ठीक है, मर्जर के बाद का बैलेंस शीट बनाया था।
तो देखो टोटल कैपिटल क्या आ रहा है 517.5 प्लस 5692.5 कितना आ रहा है 6210 आ रहा है 6210 आ रहा है ठीक है। और यहां पर भी जब आप इसका एडिशन करोगे तो क्या होगा 6210 ही आएगा 6210 ही आएगा। अब देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आफ्टर मर्जर क्या हो गया टोटल कैपिटल जो कि क्या है 6210 डिवाइडेड बाय टोटल रिस्की वेटेड असेट्स जो कि क्या है 40,750 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपका परसेंटेज टर्म्स में निकल के आ जाएगा। तो 6210 डिवाइडेड बाय 40,750 6210 डिवाइडेड बाय 42,750 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है 14.53%। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 14.53% आ रहा है। सभी का आ गया है बता दो सभी का आ गया है कि नहीं आ गया ओके ठीक है। इसके बाद देखना इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं ग्रॉस एनपीए परसेंटेज भी निकाल ले रहे हैं। यही पूछा था ना 4th वाले पार्ट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो बताओ और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है वो बताओ ऑफ बैंक पी आफ्टर मर्जर। तो अब आप मुझे ग्रॉस एनपीए परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ। ये तो आप सभी को पता रहेगा कि ग्रॉस एनपीए परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा बताना नहीं पता ये वाला चीज। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका। जैसे यहां पर देखो आपको ग्रॉस एनपीए परसेंटेज कितना दिया है 40% दिया है ठीक है। बैंक आर का आपको ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 40% दिया है। इसका मतलब क्या है जितना भी एडवांसेस दिया था बैंक आर ने ठीक है जितना भी एडवांसेस दिया था बैंक आर ने उसका 40% क्या हो गया ग्रॉस एनपीए में चला गया ठीक है। यहां पर आपका जो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है वो आप कैसे निकालोगे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के जो भी आपकी पूरी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो डिवाइडेड बाय जो आपके एडवांसेस है मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है। ये करके निकल के आता है ठीक है। और यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो एनपीए डिवाइडेड बाय एडवांसेस ठीक है। जितने भी आपके ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय एडवांसेस ठीक है। तो ये डेसिमल में निकल के आएगा इससे डेसिमल में निकल के आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो क्या होगा परसेंटेज टर्म्स में निकल के आ जाएगा ओके। यहां पे फिर से जो एक टेबल बनाना यहां पर टेबल देखो कैसे लिखोगे आप बैंक पी बैंक आर और ये हो गया टोटल। आपको ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है ना दे रखी है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है आपको दे रखा है बैंक पी और बैंक आर का। बैंक पी का क्या है 5% है और बैंक आर का क्या है 40% है। लिख देना 5% और 40% ठीक है। अब देखो जो एडवांसेस है वो भी हमें पता है। दोनों बैंक्स के जो एडवांसेस हो कितने कितने हैं दोनों बैंक्स के जो एडवांसेस हो कितने कितने हैं। बैंक आर का है 3500 ठीक है ये बैंक आर है ये वाला कॉलम यहां पर बैंक आर का है। बैंक आर का है 3500 और बैंक पी का है 27000। यहां पर आप क्या करो बैंक पी का जो है कितना है 27000 है और बैंक आर का जो है कितना है 3500 है ठीक है। यहां पर आप मुझे बताओ एनपीए कितना रहेगा या ग्रॉस एनपीए कितना रहेगा यहां पर आपका रूपी टर्म्स में। यहां पर आप इसको एनपीए की जगह भी ग्रॉस एनपीए लिख सकते हो ग्रॉस एनपीए इन रूपी टर्म्स ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करने से क्या होगा ग्रॉस एनपीए आपका परसेंटेज टर्म्स में निकल के आएगा। यहां पर आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो कैसे निकलेगा बताओ एडवांसेस इधर चला जाएगा एडवांसेस मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एनपीए इन परसेंटेज। ग्रॉस एनपीए जो है रूपी टर्म्स में कैसे निकल के आएगा एडवांसेस मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एनपीए जो है इन परसेंटेज टर्म्स है ना। तो 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% करने पे कितना आ रहा है 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% ये करने पे आ रहा है 1350 लैक्स। ये सभी फिगर्स हम जो लिख रहे हो लैक्स में। और बैंक आर का कितना आ रहा है 3500 मल्टीप्लाइड बाय 40% ये करने पे कितना आ रहा है 1400 आ रहा है। तो जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 2750 हो गया और इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30,500 आ रहा है।
अगर मैं आपको अब पूछ रहा हूं कि ग्रॉस एनपीए जो है वो बताओ परसेंटेज टर्म्स में आफ्टर मर्जर क्या होगा? 2750 डिवाइडेड बाय 30,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करने से तो क्या होगा, सिर्फ डेसिमल में आएगा, परसेंट टर्म्स में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। 2750 डिवाइडेड बाय 30,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 9.02। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहे हो 9.02% आएगा। जिन्होंने 9.016% लिखा है वहां पर आपने आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दिया, बट हम सभी आंसर्स क्या कर रहे थे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहे थे। तो कितना हो गया? 9.02%। समझा? फटाफट से बताना। ठीक है, यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमने बना लिया है। होमवर्क क्वेश्चन नोट करो, ये होमवर्क क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये होमवर्क में है। ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो तो आपने लिख रखे ही है। अभी और जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं वो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी आपको होमवर्क में है। ठीक है, तो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन के मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, और मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं मैं कौन से क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ऑल टुगेदर पूरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये डी मर्जर के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका डी मर्जर के ऊपर है, और डी मर्जर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और वो अकेला क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये मैं आपको कराऊंगा एक, और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा। ये भी जो है ये ऑल टुगेदर पूरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है, जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट, MBO, मैनेजमेंट बाय आउट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराने ही वाला हूं। इसके अलावा मैं एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, तो टारगेट रखेंगे कि आपको और भी जो क्वेश्चंस है ना, आपको अगर ट्राई करना तो आप कर सकते हो। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 23 एकदम बकवास सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के हमने कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 23 जो ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप भले ही रफ में करोगे चलेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसका आंसर आप मतलब ऐसी कैलकुलेटर पे निकाल लोगे, वैसा है। ठीक है, इसको अगर आप रफ में भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। इस टाइप के हमने आज कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक टारगेट रखूंगा कि हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटे में जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं अभी करा दूं, बट कैसा है कि आप लोग भी नहीं बैठोगे इतने टाइम तक, वैसा। ठीक है, इसके लिए जो मुझे 2-3 क्वेश्चंस कराना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, ट्राई करेंगे 2 क्वेश्चंस तो करना ही है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 2 क्वेश्चन तो करना ही है। उसके बाद अगर लगता है तो एक आध क्वेश्चन और करेंगे, वरना चैप्टर खत्म। ठीक है, क्योंकि बस यही 2 कॉन्सेप्ट मुझे बताने के बाकी है। और उसके बाद जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो है पूरे फॉर्मूलेज याद रख के आ जाना। ठीक है, कल ये नहीं होना चाहिए कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, वरना मजा ही नहीं आएगा, तो चैप्टर करने का मजा नहीं आएगा। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता रहे ना, देखो आपको कल का क्लास जो है बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वो फॉर्मूले जैसे होते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि हम क्लास जो है थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मैं कोशिश करता हूं, अगर हुआ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मेरा एक मॉर्निंग क्लास होता है, इस वजह से मैंने 10:30 किया है। बुक्स डिस्पैच हो गए। ठीक है, अंग्रेज बुक्स डिस्पैच हो गए, मैंने आज ही बात किया था, तो बुक्स आपके डिस्पैच हो गए। ठीक है, तो थोड़ा डिले भी हुआ है प्रिंटिंग में, और जिन्होंने क्लास अभी 2-3 दिन पहले लिया था, बुक्स आने नहीं वाली थी, क्योंकि कम से कम भी 5 दिन लगता है। जो स्टूडेंट्स मुंबई वगैरह में, उनको बुक जल्दी मिल जाएगा। ठीक है,
जो स्टूडेंट्स मुंबई में उनको बुक जल्दी मिल जाएगा, बट जो मुंबई में नहीं उनको बुक्स मिलने को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आप मैक्सिमम मान के चलो कि आपको बुक्स जो है, जो भी स्टूडेंट मुंबई में उनको तो क्या होगा, कल ही बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, मैंने बोल रखा है प्रायोरिटी बेसिस पे बुक्स भेजो, और जो स्टूडेंट मुंबई में नहीं रहते, दूर रहते, उनको भी क्या होगा, 2 दिन में बुक्स मिल ही जाएगी। मैंने बोला है उनको, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे बुक्स भेजने के लिए वैसा। ओके, चलो, तो अगर पॉसिबल हुआ फरहान तो मैं जो है क्लास अगर मैं जल्दी स्टार्ट करता हूं तो उसको मैं क्या करूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बता दूंगा, या फिर जो हम यही वाला टाइम रखेंगे। ठीक है, ओके, चलो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं आपका? मर्जर एंड एक्विजिशन के आज हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत कम बार पूछे, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत कम स्टूडेंट्स वगैरह बना पाए थे वगैरह। ठीक है, तो हमने वैसे वाले क्वेश्चंस भी पूरे अभी क्लास में आज बनाए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा एग्जाम में, बट हमने क्या करा, कोई भी एंगल छोड़ा नहीं, जो क्वेश्चन हो सकता था सब हमने क्या करा, क्लास में बना बना के देख लिए। ठीक है, ये चैप्टर आसान चैप्टर होता है वैसे, इसके जो गिने चुने टफ क्वेश्चंस है उनको बस आपने क्या करना है, एग्जाम के पहले देख के जाना है, बाकी तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स बना ही लोगे वैसा। ठीक है, चलो, तो बढ़िया से अपने पढ़ाई चालू रखो, और बिल्कुल भी जो है डीमोटिवेट मत होना। ठीक है, कि ये मत सोचना कि ऑडिट की पढ़ाई नहीं हुई, एफआर की पढ़ाई नहीं हुई। अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस रखो, जैसे ये सब्जेक्ट खत्म होगा दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ लेना। ठीक है, वैसा। और जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप एएफएम पढ़ रहे हो, तो पूरा ध्यान एएफएम पे रखो, और साथ साथ में अगर आपको ऑडिट पे 2 घंटे देना है तो वैसे आप दे सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप पूरा अभी एएफएम को भी दोगे 10-12 दिन, तो आपका क्या होगा, एएफएम एक बार की पूरा निपट जाएगा। बाद में आप ऑडिट उठाओगे तो ऑडिट को क्या करना, टारगेट रखना कि 10 दिन में खत्म कर दे। फिर जब आप एफआर पढ़ोगे तो टारगेट रखना कि एफआर को आप पूरा 8-10 दिन में, 10 दिन में जो है एफआर भी पूरा कंप्लीट कर दे। ठीक है, ऑडिट जल्दी खत्म हो जाता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो ऑडिट को 8-9 दिन में खत्म करने का ट्राई करना, एफआर को भी क्या होगा, 10 से 12 दिन लगेंगे। ठीक है, मैंने दे दिया आशीष होमवर्क क्वेश्चंस वाले, इसके मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए, आप ऐप पे देखो। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बोला है कि आपको एक पीडीएफ दिखेगा। ठीक है, आपको एक पीडीएफ दिखेगा क्वेश्चन बैंक चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ठीक है, तो उससे आप चेक कर लेना। ठीक है, आप प्लीज एक बार ऐप पे चेक करो, वहां पर मैंने पीडीएफ अपडेट कर दिया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। ओके, चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहो, खुश रहो, सब बढ़िया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।